हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में पैलिएटिव थेरेपी क्या होता है, किन को दिया जाता है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैलिएटिव थेरेपी संबंधित होते हैं, इन सब चीज़ों को आंसर करने का प्रयास करेंगे। पैलिएटिव थेरेपी का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया है और आप उसकी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते या उसको तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप उसके टाइम भी खाली सिम्टम्स को कम करना चाह रहे हैं, तब तक जब तक दवाएं काम करना चालू कर दे, वैसे केस में आप पैलिएटिव थेरेपी देते हैं जो कि इनिशियल प्रॉब्लम को या सिम्टम्स को कम करने के लिए डायरेक्टेड होता है। ये थेरेपी बीमारी को क्योर नहीं करेगी, लेकिन आपको थोड़ा टाइम दे देगी या पेशेंट की तकलीफ को कम कर देगी, ताकि ओवरऑल बाकी मैनेजमेंट ईजी हो जाए और पेशेंट की कंडीशन ना बिगड़े। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट में पैलिएटिव थेरेपी क्या होता है, कैसा होता है, किसको दिया जाता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के हर एक पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले कैंसर का पेशेंट में पैलिएटिव थेरेपी किसको देते हैं? अगर किसी पेशेंट को एडवांस या टर्मिनल कैंसर है जहां उसको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन हाँ बीमारी इतनी एडवांस नहीं है कि वो तुरंत पेशेंट की जान ले ले। मान लीजिए लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है, लेकिन पेशेंट 4-5 महीना, 6 महीना, साल भर तक जी सकता है, पर सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अन्नली रुक गई। मान लीजिए इसोफेजियल कैंसर है, वो अन्नली में पहुंच गया है, फैलना चालू हो गया है, लेकिन कम से कम 6 महीना, साल भर पेशेंट जी सकता है, पर खाना खाना रुक गया है। तो वैसे केस में आप फूड पाइप को ओपन करने के लिए कोई स्टेंट या कोई थेरेपी कर सकते हैं। पेशाब रुक गई है, पेशेंट का अगर पेशाब अटक गया है तो आप क्या करोगे? पेशेंट तो यूरिन पास नहीं करेगा, तो 1-2 दिन में मर जाएगा। तो वहाँ पे आप टाइमिंग के लिए यूरिन को निकालने के लिए कुछ उसको थेरेपी दोगे। अगर किसी गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल डक्ट अगर बंद हो गया है, तो वहाँ पे पेशेंट जॉन्डिस से 2-4 दिन में मर जाएगा, जबकि हो सकता है कैंसर से मरने में उसको सालों लग जाए, हो सकता है बच भी जाए, थेरेपी तब तक रिस्पॉन्ड कर जाए। तो वैसे केस में आप उनको टाइम बिंग सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उसके पेन को कम करने करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं, यानी व्हाट एट ऑल वी डू इन दिस। सबसे पहले जो उनके सिम्टम्स है, चाहे वो पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फटीग है, यूरिन का अटकना, ये सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हो। उसको सिम्टम्स को मैनेज करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हो। साथ में आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जो देते हो, वो भी इसका पार्ट है, जिसमें इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हो, ये भी उसका हेल्प है। इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ केयर, यानी ओवरऑल उसकी डिसीजन मेकिंग, या वो एंड ऑफ लाइफ में कैसे करेगा, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा, ये सारी चीज़ों में भी उसको हेल्प करते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्प भी करते हैं, ताकि वो उस डेथ जो उसको मिलने वाली है उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर सके, और मतलब एक डर का जो फैक्टर होता है मृत्यु से, वो थोड़ा सा मैनेज हो पाए। तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप उनको केयर देते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा इसमें सिम्टम मैनेजमेंट और बाकी साइकोलॉजिकल हेल्प और स्पिरिचुअल हेल्प, ये सारी चीज़ें भी देते हैं। ज़्यादातर आप ये कब करते हो? जब पेशेंट कोई एंड स्टेज डिजीज़ में, जहाँ थेरेपी से वो ठीक होने के चांसेस कम है, लेकिन आप क्यूरेटिव थेरेपी के बदले उसको सपोर्टिव थेरेपी देते हो, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए और जल्दी बिगड़ने से बच सके। अगला इंपॉर्टेंट इशू है कि कहाँ इसको दिया जा सकता है। ऑब्वियसली ज़्यादातर इसमें से जो थेरेपी, जो इन्वेजिव थेरेपीज़ है, वो तो आपको हॉस्पिटल में ही देनी पड़ेगी। छोटा मोटा अगर कोई प्रोसीजर है जहाँ पे आप पेशेंट को सिर्फ कंसल्टेशन देना है, या उसको थोड़ा बहुत पेन किलर वगैरह देना है, या थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, तो ओपीडी बेसिस पे हो सकता है। अगर सिर्फ रिलेटिव्स को और पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना है, या उनके एनवायरनमेंट को ठीक करना है, या थोड़ा बहुत हेल्प उनको करना है, तो वो घर पर भी हो सकता है। और कई बार थोड़े इस तरह के फैसिलिटीज़ रहते हैं जहाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए थोड़ा केयर मिलता है, इसको हॉस्पाइस फैसिलिटीज़ बोलते हैं, जो डेडिकेटेड इस तरह के पेशेंट्स के लिए रहता है। वहाँ पे आप इनको थेरेपी दे सकते हो। मतलब इसमें अलग अलग तरह की थेरेपीज़ अलग अलग तरह की जगहों पे दे सकते हैं, कुछ घर पे भी, कुछ हॉस्पिटल पे भी, कुछ क्लिनिक पे भी, कुछ अलग अलग तरह के आश्रम या फैसिलिटीज़ पर उनको दिया जा सकता है। तो इसमें पैलिएटिव केयर का ये मतलब नहीं है कि आपको इसमें भर्ती ही करना पड़ेगा, या इसको आप बिना भर्ती करोगे वो उसी को पैलिएटिव बोलोगे, ऐसा नहीं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। इसके अलावा वाई यू डू इट, आप पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हो, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस को इंप्रूव करते हो, उसको कंफर्ट देते हो, चाहे साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, चाहे फिजिकल कंफर्ट है, चाहे पेन में कंफर्ट है, सिम्टम्स में कंफर्ट है, आप उसको ओवरऑल कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हो, ताकि उसकी एंड ऑफ लाइफ तड़पते तड़पते ना हो, उसको थोड़ा बेटर लगे, और उसकी ओवरऑल फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, जिससे चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो,
फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और ओवरऑल एक कम्युनिकेशन बेटर हो पाए डॉक्टर्स के बीच में और रिलेटिव्स के बीच में, पेशेंट के बीच में, कि पेशेंट कैसी कंडीशन में इम्प्रूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए भी ये पैलिएटिव केयर कई बार किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसमें पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को पहले असेस किया जाता है कि पेशेंट की ओवरऑल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इमोशनल रिक्वायरमेंट क्या है, सोशल रिक्वायरमेंट क्या है, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उसके हिसाब से सिम्टम मैनेजमेंट के लिए अगर पेन है तो उसे कम करेंगे, नोजिया वॉमिटिंग है तो उसे कम करेंगे, कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, कुछ प्रोसीजर्स, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो पैलिएटिव केयर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। ओवरऑल एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे खाली सिर्फ प्रोसीजर की बात या सारी इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, या ओवरऑल सारी चीज़ों पर बात हो रही है और सारी चीज़ों पर पेशेंट के साथ एक कम्युनिकेशन भी होना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। और ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन को रेगुलर मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। आपने पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर किया, कुछ सुधार हो रहा है तो उसको कंटिन्यू किया, बिगाड़ हो रहा है तो स्ट्रैटेजी चेंज किया, ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो पैलिएटिव केयर है वो एक इसेंशियल एस्पेक्ट है कैंसर पेशेंट्स की टर्मिनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इसको फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल कई तरह से पेशेंट की मदद करता है। यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर्स की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेन या सिम्टम रिलीफ की बात नहीं है, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी पैलिएटिव केयर में आता है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट की लाइफ को बेटर करने में। ओवरऑल इस एस्पेक्ट पर फोकस करना ज़रूरी है। काफ़ी बार इग्नोर हो जाता है लेकिन इस पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ फिजिकल पेन और प्रॉब्लम्स के बजाय पेशेंट को और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो कैंसर साथ में लेके आता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी पैलिएटिव केयर के बेसिक एस्पेक्ट्स पर। इसके अलावा पैलिएटिव केयर पर हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा। थैंक यू।